In class 12, today we will discuss about challenge to bipolarity। अब हमें देखना है कि चैलेंज क्या थे बाइपोलरिटी के। पेज नंबर 13 पे जो दिया है पैराग्राफ, चलिए पहले हम उसको रीड करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द कोल्ड वॉर टेंडेड टू डिवाइड इनटू टू रिलायबल अलायंसेस। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि दो पार्ट में दो अलायंसेस थे, एक यूएसए और यूएसएसआर के बीच। फिर उन्होंने क्या बनाए थे? उनके दो न्यूक्लियर फोर्सेस बने थे, नाटो और वॉर। It was the constant that non-alliances offer the newly decolonized country of Asia, Africa, Latin America their alliances, the root of name, then back to the friendship between three leaders। अब देखते हैं इसमें क्या बात कर रहे हैं। द चैलेंज ऑफ बाइपोलरिटी। चैलेंज क्या है? ये क्या बात कर रहे हैं? चैलेंज ऑफ बाइपोलरिटी। चैलेंज देने के लिए, किसके लिए चैलेंज देना है? यूएसए और यूएसएसआर के लिए। द इम्पोर्टेंट वॉज द नेम एंड इट्स फर्स्ट समिट हेल्ड इन बेलागढ़। जो फर्स्ट समिट था किसका, नेम का, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1961 में। कहाँ हुआ था? बेलागढ़ में। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? द मेंबर ऑफ कोल्ड, उसके नेम के कौन कौन थे? द रूट्स ऑफ नेम वेंट टू द फ्रेंडशिप बिटवीन थ्री लीडर्स। फ्रेंडशिप कितने लीडर्स के बीच हुई थी? 3 लीडर्स के बीच हुई थी। एक यूगो सोलाविया ब्रोस, टीटो, इंडिया जवाहरलाल नेहरू। हमारे नेटो के लीडर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। एंड इजिप्ट लीडर, ये जो तीनों थे ये अपने साथ वर्क कर रहे थे। अबिल नासिर हु हेल्ड अ मीटिंग इन 1956। इनने कब मीटिंग हेल्ड की थी? 1956 में। इंडोनेशिया, सुकनारो एंड निकोबार स्ट्रांगली सपोर्ट देम। इनने क्या दिया था? किसने? इंडोनेशिया और इंडोनेशिया, सुकनारो एंड निक्रोमा स्ट्रांगली सपोर्ट देम। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि नेम को जो समर्थन दिया था, सपोर्ट दिया था, वो किसने दिया था? इंडोनेशिया ने। और उनकी वो कौन थे? 3 लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, इजिप्ट से गमल अब्दुल नसीर और योगेसिला जोसेफ ब्रोस टीटो से। ये हो गए हमारे। और सपोर्ट किसने दिया था? वही पता है। दिस 5 लीडर केम टू नो एज द फाउंडर ऑफ द नेम। इन 5 लीडर को हम क्या बोलते थे? फाउंडर ऑफ द नेम। ये क्या थे? फाउंडर थे नेम का। द फर्स्ट नॉन अलाइंसमेंट समिट वॉज हेल्ड इन बेलागढ़ इन 1961। जो फर्स्ट समिट नेम का हुआ था वो कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ पर? बेलागढ़ में। क्लियर हुआ? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए देख ले, कुछ पॉइंट है हमारे पास। कोऑपरेशन अमॉन्ग दीज 5 सिटी। कोऑपरेशन क्या हुआ था इन 5 सिटीज़ के बीच? ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड वाइडिंग एरियाज एंड द ड्रामेटिक एरिया ऑफ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड अफ्रीकन कंट्री एंड इंटरनेशनल 1916 एंड 16 मेंबर्स इन यूएन। द फर्स्ट समिट अटेंड बाय 25 मेंबर स्टेट। जो हमारा फर्स्ट समिट हुआ था नेम का, उसमें कितने मेंबर्स ने अटेंड किया था? 25 मेंबर्स ने किया था। स्टेट 25 मेंबर स्टेट के अटेंड किया था। ओवर द ईयर मेंबरशिप ऑफ नेम हैज़ एक्सपेंड द लेटेस्ट मीटिंग ऑन द 17 समिट। उसकी जब 17 समिट हुई थी तो वो कब वॉज हेल्ड इन वेनेजुएला इन 2016। जो 17 समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? वेनेजुएला में हुई थी इन 2016 में। इट इंक्लूडेड 120 मेंबर स्टेट। उसमें कितने मेंबर्स इकट्ठे हुए थे? इंक्लूड हुए थे 120 मेंबर्स इकट्ठे हुए थे। और जो नेम देखिए, चलिए बात करते हैं। एज नॉन अलायंसेस ग्रो इन पॉपुलर मूवमेंट द कंट्रीज वेरी पॉलिटिकल सिस्टम इंटरेस्ट ज्वाइन दिस मूवमेंट लेस होमोजीनियस एंड ऑल्सो मेड फॉर डिफिकल्ट a very neat precious time. It really stand for increasing new ideas to define to term what is not. It was about a member of an alliances. The policy instinct should not be considered isolation, neutrality. Non-alignment is isolation since by foreign policy of US from America world independence in 1870 to the beginning of First World War, the comparison non-aligned country including India play an important role in mediating between the two rival alliances in the cause of peace, stability. Their strength based on their unity and resolve to remain non-aligned despite the attempt by superpowers to bring into their alliances। चलिए देख लेते हैं अब इसके बारे में क्या है। हमने देखा कि किसने समर्थन दिया था और क्या हुआ था। अब बात क्या आ रही है कि जो इंडिया थी, जो नेम था, वो क्या बोल रहा था? जो बोल रहा था कि जो भी अभी कंट्रीज फ्री हुई हैं, मतलब जो डिक्लाइज हुई हैं, मतलब जो फ्रीडम से हुई हैं,
तो वो बोल रही थी कि इन 2 अलायंसेस को ज्वाइन नहीं करना है, किनको, नेम और नाटो और वॉर को। क्यों? अगर हमने इनको ज्वाइन किया तो इनकी सुपर पावर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। तो उससे क्या होगा, बहुत लॉस होगा, उससे थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक हमारी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पे हमारी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। ये कौन बोल रहा था? ये नेम बोल रहा था किससे, जो अदर जो कंट्रीज़ थी वो जो अभी उनने ये बोला था कि आप अपनी जो उनको ज्वाइन ना करके आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, अपनी एक कंट्री बनाओ, अपना एक प्रकार से बोल सकते हैं दल बनाओ, अपनी एक पहचान बनाओ। चलिए देख लेते हैं हम नॉन अलाइंसमेंट मूवमेंट। अब नॉन अलाइंसमेंट मूवमेंट में क्या है, स्टार्ट करते हैं हम अपना नॉन अलाइंसमेंट में ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, जो टाइम था कोल्ड वॉर का, व्हेन देयर वाज सो मच प्रेशर टू ज्वाइन 2 ब्लॉक्स, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो ज्वाइन करना हमें किसको, 2 ब्लॉक्स को। नेहरू चूज एन अलाइन विथ एनी 1-2 ब्लॉक्स टू परसिट टू अवर सेल्फ इंटरेस्ट। जो नेहरू जी थे, चूज एन अलाइन विथ एनी ऑफ द 2, उनने 2 ब्लॉक्स को प्रिसाइड किया ऑफ और सेल्फ इंटरेस्ट। उनमें क्या था, उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट था, उनका एक बोल सकते हैं एक निजी स्वार्थ था। वी चूज टू स्टे आउट ऑफ देयर कंट्रीज, फाइट एंड सॉर्ट जज इशू ऑन मैरिट्स रेदर देन टेकिंग साइड टू अलायंसेस पॉलिटिक्स। तो वो क्या कर रहे थे कि वो दोनों साइड में से किसी को भी साइड को वो ज्वाइन कर सकते थे। वो ये बोल रहे थे कि आप दोनों लड़ाई झगड़ी छोड़ दीजिए, आप लोग ये मत कीजिए, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा बन जा रहे थे किसके, थर्ड वर्ल्ड वॉर के। और इससे उनको क्या हो रहा था कि अगर उनको एक भी साइड मतलब जैसे सपोर्ट नहीं कर रही, जैसे इग्नोर कर रही है, ऐसे यूएसए ने इग्नोर किया, तो नेहरू जी के पास क्या ऑप्शन था, इंडिया के पास क्या ऑप्शन था कि वो दूसरी यूएसएसआर को ज्वाइन कर सके। क्यों था ये, क्योंकि वो लीडर थे किसके, नेम के। इट प्रिवेंटिंग इंडियाज इधर कंट्री नॉन अलाइन गुड रिलेशन विथ मेजर पावर रिस्पेक्ट आइडियोलॉजी यूएसएस एंड यूएसएसआर। और वे ये चाहते थे कि इनके बीच एक अच्छा रिश्ता बने, किसके बीच, यूएसए और यूएसएसआर के बीच। भी कंस्ट्रक्ट सर्विस स्टील प्लांट बाय सेल्फ सॉवरेन विन अमेरिका टू बी हेल्प विद द रिसीव टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। वो किस लिए हेल्प करेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन की। क्लियर हुआ। और ये सारी चीज़ें वही सब दी हैं, आप एक बार डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। ये अलाइनमेंट्स पॉलिसी दी हैं। चलिए देख लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर। अब इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर नॉन अलाइनमेंट मोर मेरिटली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर चैलेंज ऑफ द मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ कैटेगरी लीड्स डेवलप्ड कंट्री, जिनको हम बोल सकते हैं गरीबी रेखा में आने वाले, मतलब दैट मीन्स उनके पास कुछ ज़्यादा, अभी वो आज़ाद हुई हैं तो उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो हमने उनको किस में किया, LDS में, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो वाइटल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज़। LDS ये इसलिए था, जो किस लिए कि जो अभी जो कंट्रीज़ हैं, अगर उनकी जो वो अपना एक नया वो बनाएंगे इंडिपेंडेंसली, अगर वर्क करेंगे तो उनकी इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छे से होगी। क्यों, क्योंकि अगर वो किसी और उससे पावर से जोड़ती हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगी, और अगर वो खुद की अपनी अपनी एक कंट्री बनाती हैं तो वो खुद के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, तो उनको इकोनॉमिक प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। अब ये क्यों था, ये देखिए यहाँ पे द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक, जो आइडिया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, NIA ऑर्गेनाइज्ड बाय द रियलाइजेशन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट अनकैट का वो क्या किया, इनने स्टार्ट किया, है ना। द रूल्स थे एक प्रकार से, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट UNCTA ब्रॉट अ रिपोर्ट इन 1972 टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इनने एक पॉलिसी, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक पॉलिसी ऑर्गेनाइज की थी, किसके लिए, न्यू ट्रेड किसके लिए की थी, पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, मतलब बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किन्ने पॉलिसी अप्लाइंस की थी। गिव LDS कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो एक्सप्लॉयड होंगे, वो किसके लिए हेल्प करेंगे, डेवलप करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। देयर प्रोडक्ट एंड देयर फोर दे बेनिफिशियल पुअर कंट्रीज़, और वो बेनिफिशियल किसके होंगे, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जिनको हम बोल सकते हैं LDS टाइप, जिनके पास बहुत ज़्यादा अभी उनका इतना ग्रोथ नहीं हुआ, वो एक प्रकार से बोल सकते हैं गरीबी रेखा। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़, वो रिड्यूस करेगा, किसकी, रिड्यूस मतलब कम करे, द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कॉस्ट है टेक्नोलॉजी की इसको कम करेगा फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़ में। एंड द प्रोवाइड द LDS विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन,
जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, तो अगर हम यहाँ पे ये सिस्टम चालू कर देते हैं कि जो उनकी जो गरीबी रेखा वाले वो अपनी खुद अपनी एक वो बनाएंगे, तो उनको इससे बहुत प्रॉफिट होगा। और रिड्यूस किसका होगा? द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। उसके वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनका कॉस्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें हैं, ये भी आप जो नेम लिखें, ईयर्स लिखें, वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर में क्या हुआ था? इंडिया रिस्पॉन्स टू द ऑन गोइंग कोल्ड वॉर वॉज टू होल्ड एट वन लेवल टू टेक पर्टिकुलर केस टेक अवे फ्रॉम टू अलायंसेस न्यूली डिसीजन। इंडिया रिस्पॉन्स टू द ऑन गोइंग, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया? ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक समरी टाइप में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप डीपली रीड कर लीजिएगा। इंडिया रिस्पॉन्स टू द ऑन गोइंग कोल्ड वॉर वॉज टू फोल्ड एट वन लेवल, इट टुक पर्टिकुलर केयर स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस न्यूली डिकम्पोज। इंडिया क्या कर रहा था? रिस्पॉन्स दे रहा था, अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा था, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इनको जो न्यूली अभी से, जैसे अभी कुछ ईयर पहले ये कंट्री फ्रीडम हुई, वो कंट्री फ्रीडम हुई, तो उनको रिस्पॉन्स कर रहा था किसके लिए? कि वो अच्छे से वर्क कर सकें, और उनको अपनी एक सलाह, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सलाह दे रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था? एक लेवल पर यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर था। ओके, एक लेवल पर कौन था? यूएसए और यूएसएसआर। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ये इनको ज्वाइन ना कर ले। अगर इनको ज्वाइन करेगा तो हमें सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड के चांसेस और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनकी जो सुपर पावर्स हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगी, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। और फिर क्या हुआ? इन्होंने आवाज़ उठाई, किसने? न्यूली फ्रीडम कंट्री ने। इन्होंने बोला कि इन्हें किसके अगेंस्ट, अगर वो आवाज़ नहीं उठाते तो क्या कर लेते? ज्वाइन कर लेते। इसीलिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि आप अपनी खुद की कंट्री बनाओ, खुद के कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। अब ये क्या हुआ कि इंडिया ने कि दोनों की अलाइंसेस ज्वाइन मत करो, आप अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, दोनों साथ में रहना ना, दोनों से रहना, नाटो और यूएसएसआर। उनने बोला कि आप उनके साथ मत रहना, अपनी एक अलग वो बना। ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, यही सारी चीज़ें इसमें हैं स्टूडेंट। और ये नेहरू एंड इंदिरा गांधी पीरियड्स हैं, जो सब कुछ नहीं, इनमें रीड करने के लिए एक बार हम रीड ही करेंगे और हमें क्लियर हो जाएगी ये सारी चीज़ें, है ना। नेहरू एंड इंदिरा गांधी पीरियड्स देख लेते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी कंसंट्रेटेड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन वाइल एक्ट। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें ये पढ़ने हैं ईयर्स इसके। और क्या था, आपने पहले भी पढ़ा था, इंदिरा एंड नेहरू एंड इंदिरा पीरियड, प्रोटेक्टिव अप्रोच, ये सारी चीज़ें आप बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। होप ऑल आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो, और अगर नहीं आई हो तो आप आके मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।